देवियों और सज्जनों, आइए घड़ी को उस पल पर वापस ले चलते हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी हताश संघर्षों में फंसी हुई थी। एक अकेला अमेरिकी B-29 बॉम्बर सुबह होने से पहले आसमान में उड़ रहा था। यह कोई आम विमान नहीं था, यह एनोला गे था, जिसका नाम पायलट की मां के नाम पर रखा गया था। कर्नल पॉल टिबेट्स द्वारा उड़ाया गया, इसमें युद्ध के इतिहास में किसी भी अन्य के विपरीत एक पेलोड था। इसका मिशन सटीक था, इसका लक्ष्य स्पष्ट था और इसका उद्देश्य इतनी डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति को उजागर करना था कि यह एक साम्राज्य को घुटनों पर ला देता और मानव नियति के पूरे मार्ग को बदल देता। 12 पुरुषों के दल को अपने कार्य की गंभीरता पता थी, क्योंकि वे जापानी मुख्य भूमि की ओर लगातार उड़ रहे थे। उनका लक्ष्य हिरोशिमा शहर था, जो जापान के तट पर एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था। घंटों तक एनोला गे 2 अन्य अवलोकन एयरक्राफ्टों के साथ प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में उड़ता रहा। यात्रा लंबी थी और एक शांत टेंशन से भरी थी, एक मौन समझ थी उस ऐतिहासिक भार की जिसे वे ढो रहे थे। उनके नीचे दुनिया अभी भी सो रही थी, आने वाले तूफान से अनजान। मिशन, जिसका कोड नेम सेंटरबोर्ड आई था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत वर्षों के गुप्त वैज्ञानिक अनुसंधान का परिणाम था। उद्देश्य केवल एक शहर को नष्ट करना नहीं था, बल्कि इतना पावरशाली, इतना भयावह संदेश देना था कि यह मानवता के अब तक के सबसे क्रूर युद्ध का तत्काल अंत कर दे। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, जापान पर अपनी पहली सुनहरी किरणें बिखेरते हुए, हिरोशिमा के ऊपर आसमान धोखे से साफ था। पहले की हवाई हमले की चेतावनी हटा ली गई थी और शहर के निवासी अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर रहे थे, यह मानते हुए कि खतरा टल गया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ऊपर अकेला विमान एक टोही विमान नहीं था, बल्कि एक अभूतपूर्व विनाश का अग्रदूत था। एनोला गे पर सवार दल ने अपनी तैयारी पूरी की, उनका प्रशिक्षण और अनुशासन हावी हो गया। वे एक मिशन पर पेशेवर थे, अपने कार्य की तकनीकीताओं पर ध्यान सेंटरित कर रहे थे, शायद अपने विमान के पेट में रखे हथियार के अकल्पनीय रिजल्टों पर विचार न करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा था। वे जो हथियार ले जा रहे थे, उसका कोड नेम लिटिल बॉय था। यह यूरेनियम गन टाइप परमाणु बम था, वैज्ञानिक सरलता का एक चमत्कार और विनाश का एक भयानक डिवाइस। लगभग 10,000 पाउंड वजन, इसमें अपने धातु के खोल में पृथ्वी पर सूर्य के कोर को दोहराने की शक्ति थी। यांत्रिकी जटिल थी, लेकिन परिणाम भयावह रूप से सरल था। इतनी परिमाण का विस्फोट बनाना कि वह अपने केंद्र में सब कुछ वाष्पीकृत कर दे। जैसे ही एनोला गे हिरोशिमा के ऊपर 41,000 फीट की अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचा, अंतिम क्षण बीतते गए। दुनिया एक नई तरह की आग देखने वाली थी, एक ऐसी आग जो न केवल एक शहर को जलाएगी, बल्कि हमेशा के लिए मानव जाति की सामूहिक स्मृति में खुद को अंकित कर लेगी। अब आइए इस सीन को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। उस फेटफुल सुबह से पहले हिरोशिमा एक वाइब्रेंट और बस्टलिंग शहर था। यह लगभग 3,50,000 लोगों का घर था, जिसमें सैनिक, फैक्ट्री वर्कर्स, माएं, पिता और बच्चे सब शामिल थे। यह शहर एक फ्लैट रिवर डेल्टा पर बसा हुआ था, जो 7 नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे सिटी ऑफ वाटर कहा जाता था। इसकी गलियों में पारंपरिक लकड़ी के घर, मंदिर और मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग्स थे। चल रहे युद्ध के बावजूद जीवन की एक रिदम थी। बच्चे स्कूल जाते थे, दुकानदार अपनी दुकानें केसिंगते थे और वर्कर्स जापान के युद्ध प्रयासों में सहायता करने वाले शिपयार्ड्स और फैक्ट्रीज में जाते थे। ये किसी भी दूसरे शहर जैसा ही था, जो सपनों, रूटीन्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सरल रोजमर्रा के पलों से भरा था। 6 अगस्त की सुबह शहर एक गर्म, साफ गर्मी के दिन में जागा। लोग आने वाले दिन की तैयारी कर रहे थे। कई स्कूली बच्चे और वॉलंटियर्स बाहर थे, जिन्हें फायर ब्रेक्स बनाने के लिए इमारतों को गिराने का काम सौंपा गया था, ताकि कन्वेंशनल बॉम्बिंग रेड से बचा जा सके, जिनसे अब तक हिरोशिमा बचा हुआ था। हवा में शहर के जागने की सामान्य आवाजें थीं, ट्रैम्स की खड़खड़ाहट, पड़ोसियों की बातचीत, इंडस्ट्री की दूर की गुनगुनाहट। नॉर्मलसी का एक एहसास था, एक विश्वास था
कि युद्ध के समय भी जीवन चलता रहेगा। हिरोशिमा के लोग एयर रेड सायरन्स की आवाज के आदी हो गए थे, लेकिन उस सुबह ऑल क्लियर सिग्नल ने उन्हें सुरक्षा का एक झूठा एहसास दिया था। यह शहर एक महत्वपूर्ण मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था। यही कारण है कि इसे एक टारगेट के रूप में चुना गया था। इसमें सेकंड जनरल आर्मी का हेडक्वार्टर्स था, जो सदर्न जापान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट और लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सप्लाईज का केंद्र भी था। हालांकि अपनी मिलिट्री सिग्निफिकेंस के अलावा यह नागरिकों का शहर था। ये आम लोग थे, सिर्फ सैनिक नहीं। वे टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट्स और परिवार थे जो पीढ़ियों से वहां रहते थे। वे अपने से कहीं बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे। उनका जीवन अपने राष्ट्र के भाग्य से जुड़ा हुआ था। फिर भी वे अपनी पर्सनल स्टोरीज और भविष्य के लिए आशाओं के साथ व्यक्ति बने रहे। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहेंगे तो एक जवान माँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, एक छात्र आने वाले एग्जाम के बारे में चिंतित है, या एक बूढ़ा आदमी अपने बगीचे की देखभाल कर रहा है। ये हिरोशिमा के लोग थे। उनकी दुनिया उनके घरों, उनके पड़ोसों और उनके रिश्तों से परिभाषित थी। उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई अवधारणा नहीं थी। उन्हें एटॉमिक चेन रिएक्शन की कोई समझ नहीं थी जो उन पर अनलीश होने वाली थी। उनकी वल्नरेबिलिटी एब्सोल्यूट थी। वे बस अपना जीवन जी रहे थे, पूरी तरह से अनजान थे कि कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया, वह सब कुछ जो वे जानते थे और प्यार करते थे, एक सिंगल ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट में मिट जाएगा। उनकी सामान्य सुबह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजेडी का एपिसेंटर बनने वाली थी। ठीक सुबह 8:15 पर एनोला गे के बम्बे के दरवाजे खुले। लिटिल बॉय को छोड़ दिया गया और वह नीचे बेखबर शहर की तरफ 43 सेकंड की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। हवाई जहाज से बम का गिरना शांत, लगभग ग्रेसफुल था, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों के लिए दुनिया खत्म होने वाली थी। बम को शहर के बीचों बीच एओई ब्रिज के पास लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर फटने के लिए सेट किया गया था, ताकि उसकी डिस्ट्रक्शनकारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा फैल सके। जैसे ही टाइमर उलटी गिनती कर रहा था, फिजिक्स के नियम अपना काम कर रहे थे। एक ऐसी ऊर्जा को अनलीश करने की तैयारी कर रहे थे जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एनोला गे का क्रू ब्लास्ट से बचने के लिए एक तेज मोड़ लेने के बाद बस देख और इंतजार कर सकता था। धमाका तुरंत और आंखों को चौंधिया देने वाला था। 1000 सनों से भी ज्यादा चमकदार रोशनी की एक चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। यह उन लोगों के लिए एक शांत चमक थी जो तुरंत भाप बन गए थे, लेकिन दूसरों के लिए यह आखिरी चीज थी जो उन्होंने कभी देखी थी। यह कोई आम धमाका नहीं था, यह एक न्यूक्लियर डेटोनेशन था। 1 सेकंड से भी कम समय में लाखों डिग्री सेल्सियस के कोर टेम्परेचर वाला एक विशाल फायरबॉल हवा में बन गया। इस फायरबॉल ने थर्मल ऊर्जा की एक इमेंस वेव छोड़ी, एक हीट पल्स जो रोशनी की गति से यात्रा करती थी। जमीन पर हाइपोसेंटर के आधे मील के दायरे में सब कुछ पल भर में जलकर राख हो गया। लोग दीवारों पर जली हुई परछाइयों में बदल गए, पत्थर और धातु पिघल गए। चमक के तुरंत बाद एक विशाल शॉकवेव आई, हवा की एक सुपरसोनिक दीवार जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। इमारतें ऐसे ढह गईं जैसे वे कागज की बनी हो। कंक्रीट की इमारतें अंदर से खोखली हो गईं, उनके फ्रेम अजीबोगरीब आकृतियों में मुड़ गए। मीलों दूर शीशे की खिड़कियां टूट गईं और जानलेवा प्रोजेक्टाइल में बदल गईं। प्रेशर वेव ने लोगों को कुचल दिया, उन्हें हवा में उछाल दिया और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ऊपर आइकॉनिक और डरावना मशरूम क्लाउड बनने लगा, धूल, मलबे और रेडियोएक्टिव कणों के साथ घूमता हुआ हजारों फीट ऊपर एटमॉस्फेयर में चढ़ता गया। यह उस शक्ति का एक ग्रिम मॉन्यूमेंट था जो अभी अभी अनलीश हुई थी, एक नए और भयानक युग का प्रतीक। जमीन पर उन लोगों के लिए जो शुरुआती चमक और धमाके से बच गए थे, एक नया हॉरर शुरू हुआ। तेज गर्मी ने शहर भर में हजारों आग एक साथ लगा दी थी। ये अलग अलग आग जल्द ही मिल गईं। धमाके से पैदा हुई तेज हवाओं से भड़क उठी, जिससे एक भयानक फायर स्टॉर्म बन गया। यह आग खंडहरों में फैल गई, जो कुछ बचा था उसे निगल गई और हजारों घायल और हैरान बचे हुए लोगों को फंसा लिया। आसमान काला हो गया क्योंकि धुएं और राख ने सूरज को ढक लिया था। एक अजीब रेडियोएक्टिव काली बारिश गिरने लगी,
जो बादल से फॉल आउट ला रही थी और बचे हुए लोगों को एक चिपचिपी टॉक्सिक रेजिड्यू से ढक रही थी। बस कुछ ही मिनटों में एक थ्राइविंग शहर धरती पर नरक के दर्शन में बदल गया था। बॉम्बिंग के बाद के घंटों और दिनों में हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह और इंसानी दुख का मंजर था। तुरंत मरने वालों की तादाद 70,000 से 80,000 लोगों के बीच होने का अंदाजा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जिंदा बचे लोग, जिनमें से कई भयानक रूप से जले हुए और गंभीर रूप से जख्मी थे, सुलगते हुए खंडहरों में बेमकसद घूम रहे थे। वे हैरान, सदमे में और असहनीय दर्द में थे। उनकी खाल उनके शरीर से पपड़ी बनकर लटक रही थी और वे एक बुरे सपने वाली दुनिया में भूतों की तरह घूम रहे थे। शहर के ज्यादातर डॉक्टर और नर्स मारे जा चुके थे या जख्मी हो गए थे और 90% से ज्यादा हॉस्पिटल तबाह हो गए थे, इसलिए ठीक से मदद मिल पाना लगभग नामुमकिन था। जिंदा बचे लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ा। वे पानी और मदद के लिए बेतहाशा भटक रहे थे। दुनिया को इस तबाही की असलियत के बारे में ज्यादा पता नहीं था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने एटमी बॉम्ब के इस्तेमाल का ऐलान किया। इसे यूनिवर्स की बेसिक पावर को इस्तेमाल करने जैसा बताया। उन्होंने जापान को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें हवा से ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जैसी इस धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई। दुनिया भर में इस साइंटिफिक कामयाबी पर हैरानी और इसके इंसानी नुकसान पर बढ़ती हुई दहशत का मिला जुला रिएक्शन था। 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर दूसरा एटमी बॉम्ब गिराया गया, जिसके बाद जापान ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया और दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन हिरोशिमा के लोगों के लिए दुख अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक खतरनाक और अनदेखा कातिल और जानें लेने लगा, रेडिएशन सिकनेस। जो लोग पहले ठीक लग रहे थे, उनमें अजीबोगरीब लक्षण दिखने लगे। जी मिचलाना, बालों का झड़ना, उनकी स्किन पर बैंगनी धब्बे और अंदरूनी ब्लीडिंग। वे बॉम्ब के अनदेखे झर से मर रहे थे। अगले कुछ महीनों में मरने वालों की तादाद बढ़ती रही। साल के आखिर तक लगभग 1,40,000 तक पहुंच गई। इसके लंबे समय तक चलने वाले असर दशकों तक रहे। बचे हुए लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, उन्हें कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और सोशल स्टिग्मा का ज्यादा खतरा था। कुल नुकसान का सही आंकड़ा कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बॉम्ब ने इंसानी जानें लेने के साथ साथ रिकॉर्ड्स को भी मिटा दिया था। आज 80 साल बाद भी हिरोशिमा पर हुई बॉम्बिंग इंसानी इतिहास की एक गहरी और गंभीर घटना बनी हुई है। यह न्यूक्लियर वेपनों के भयानक नतीजों और शांति के लिए कोशिश करने की बेहद जरूरी बात की एक कड़वी याद दिलाता है। हिरोशिमा शहर को एक मॉडर्न, शांति पसंद मेट्रोपोलिस के रूप में फिर से बनाया गया है और इसका पीस मेमोरियल पार्क पीड़ितों की याद और उम्मीद के ग्लोबल सिंबल के रूप में खड़ा है। हिरोशिमा को याद करने का मतलब किसी को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है हमारी अविश्वसनीय इनोवेशन और भयानक तबाही दोनों की कैपेसिटी को अंडरस्टैंडिंग ना। यह हमें, देवी और सज्जनों, इस सबक को हमेशा याद रखने पर मजबूर करता है। हमें यह एनश्योर करना होगा कि ऐसी त्रासदी कभी भी दोबारा न हो। हिरोशिमा की परछाइयां हमें शांति के भविष्य को चुनने के लिए कहती हैं।